लेसन नंबर 4 की बात कर रहे हैं बेटा, इसमें स्ट्रक्चर वगैरह आपने किए थे, अब उसके असर्शन रीजनिंग की बात कर रहे हैं। देखो पहले क्या कहता है, असर्शन SF6 और PF5 आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। बिल्कुल सही, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अंदर हम 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं ऑक्टेट रूल में, यहाँ पर ये आपके 12 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। ठीक है, PCl5 में भी यही है, वो 10 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल के एग्जांपल है। ठीक है, फिर रीजन क्या है, P इन PCl5 और S इन SF6 इस हाइब्रिडाइजेशन में है, इस हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल ठीक, ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे रीजन एग्जैक्ट ये नहीं है, रीजन इसको लिखना चाहिए था, इसके पास 8 से ज्यादा है, तो इसका असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला 47 क्वेश्चन देखो, असर्शन ऑक्टेट थ्योरी कैन नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ऑक्टेट थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे काम नहीं करती। रीजन, ऑक्टेट थ्योरी कैन प्रिडिक्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी और एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसने ये तो बताया था कि भैया अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि उसकी शेप कैसी होगी। जैसे अगर मैं CH4 की बात करूं तो वहां पर अगर 90 डिग्री के 4 बना दो तो ये उसको भी ठीक कह देता है, इसको ये नहीं पता वहां पे 109 डिग्री क्यों होना चाहिए। स्टेबिलिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि अगर किसी के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपनी स्टेबलेस्ट कंडीशन पे, तो उस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन ले देकर 8 इलेक्ट्रॉन करने की थ्योरी को समझाता है। कुछ भी करके आप अपने इलेक्ट्रॉन कितने कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन कर लो। हाँ, उन 8 इलेक्ट्रॉन पर लोन पेयर का क्या असर पड़ेगा, बॉन्ड पेयर का क्या असर पड़ेगा, वो नहीं समझाता। असर्शन सोडियम क्लोराइड बनता है फॉर्म बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सोडियम मेटल। क्या सोडियम क्लोराइड बनता है, एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सोडियम मेटल। ठीक है, और क्या ये स्टेबल कंपाउंड है, हाँ, लेकिन यहाँ पर बीच में बहुत सारे स्टेप आते हैं, मैंने आपको बताया भी था थर्मोडायनेमिक्स में आगे। दिस इज बिकॉज सोडियम क्लोराइड आयंस एक्वायर ऑक्टेट इन सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन। जब वो बन रहे होते हैं तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। हाँ, ये बात दोनों ठीक है, इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। असर्शन आयनिक बॉन्ड, अगर मैं आपसे बात करूं आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अच्छा, ईच आयन इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिल्कुल बात ठीक है, ये इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और उसका रीजन भी यही है कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली बराबर बटी हुई होती है। आगे, ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी फॉर सेम हैलाइड इज दिस। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये ये और ये साइज बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर फ्लोरीन एज इट इज है। हम बात कर रहे हैं लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी वो होती है जो किसी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए चाहिए होती है। हाँ, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो क्या वैसे वैसे उन हैलाइड्स की लैटिस एंथैल्पी कमजोर होती जाएगी, तो क्या कम होगी, लैटिस एंथैल्पी कम होगी। ये भी तो ये कह रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, लेकिन किसका, कैटायन का या एनायन का, कैटायन का। कैटायन का साइज बढ़ने से क्या होता है बताओ, एक मिनट रुको, अब जरा इस बात पे ध्यान दे लो बेटा। लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पे, जितनी लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आयन का साइज अगर छोटा होगा एनायन का तो अच्छी बात है, कैटायन का साइज बड़ा होगा तो अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे कुछ केसेस लेते हैं, इससे फजान रूल भी समझ लेते हैं, क्योंकि फजान रूल के बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास दिया हुआ है एक पीरियड जो ऐसे चलता है, लेकिन पीरियड के अंदर कुछ ग्रुप है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17। फर्स्ट ग्रुप वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले के पास दो, 13th वाले के पास तीन, 14th वाले के पास चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। इस तरीके से इनका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है इनका, देखो अब यहाँ पर 1 2 3, अब यहाँ से अगर आप यहाँ तक आओगे, एक से लेकर चार तक आओगे, फिर चार से लेकर एक तक आओगे,
1 से लेके 4 तक आओगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। 1 2 3 4 मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने से क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, और यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, जितना मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगली चीज, अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप एक बात पक्की है कि साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है तो छोड़ने की टेंडेंसी, लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है। ठीक है, जो अच्छी है कैटायन के लिए, कैटायन के लिए आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, और एनायन के लिए आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं हेलोजन की, तो डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज, और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इसे फजान रूल कहते हैं। अब अगर मैं आपके सामने ये रखूं लिथियम जो छोटा सा है, उसके साथ फ्लोरीन, ठीक है, लिथियम से बड़ा वाला ले लूं सोडियम, उससे बड़ा ले लूं पोटेशियम, तो पोटेशियम ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। फिर आपने कहा भैया इसको ना बदल कर अगर मैं इसको बदलूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये वाला, ये जो आयोडीन वाला है ये बेकार है। क्यों, एनायन का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, कैटायन का साइज छोटा नहीं होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं सीजियम देखूं, ये तो बहुत बड़ा कैटायन है, अच्छी बात है। क्लोरीन देखूं, ये तो सबसे छोटा एनायन है, ये बेस्ट आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, लिथियम सबसे छोटा है, ये तो बेकार है। आयोडीन सबसे बड़ा है, ये वर्स्ट आयनिक कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, अब जरा 2 मिनट इस पेज को समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे क्या लिखा है, रीजन साइंस ऑफ, जो साइज है एल्कली मेटल का इंक्रीज करता है लिथियम से पोटेशियम तक, ये बात तो ठीक है। अगली बात करते हैं, असर्शन। अगर हम NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है। पहले तो NH3 को देखो, यही है क्या NH3? हाँ, क्या लोन पेयर आप गिनते हो हाइब्रिडाइजेशन में? हाँ, तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाँ ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109.5 डिग्री होता है। मैंने आपको कहा था याद करने की जरूरत नहीं और किसी एंगल को, बस ये याद रखना इनमें हर किसी का एंगल 109 से छोटा होगा, दिख भी रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का और H2O का होता है 104.5, तो इस तरीके से ध्यान रखो। आगे सबके एंगल याद नहीं करने, बस ये ध्यान रखना 109 से कम होना चाहिए। असर्शन ठीक है। रीजन, द डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ, बिल्कुल सही, रीजन बिल्कुल सही है कि लोन पेयर उसको रिपेल कर रहा है, इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो गया। याद रखना, लोन पेयर अगर रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, लोन पेयर रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। आगे चले, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52, असर्शन, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हैज आइडेंटिकल वैल्यू फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जैसे ये, अब वो कह रहा है जो बॉन्ड एनर्जी होती है और बॉन्ड तोड़ने की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी एक बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सभी बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी का एवरेज, सभी बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी का एवरेज। अगर सभी बॉन्डों को आप एक एक करके तोड़ते हो तो उसका जो एवरेज निकल के आता है वो होता है आपका बॉन्ड एनर्जी। वो क्या होता है? लेकिन अगर आपके पास एक ही बॉन्ड तोड़ने को हो तो एवरेज क्या निकालना? तो बिल्कुल सही, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम आएगी। अगर मैं यहाँ पर कहता CCl4 तो मुझे 4 बार बॉन्ड तोड़ना पड़ता, पहले वाले में कम लगती, दूसरे वाले में ज्यादा, तीसरे वाले में और ज्यादा, चौथे वाले में सबसे ज्यादा। तो एक एक करके जब बॉन्ड तोड़ता तो एनर्जी में फर्क आता, फिर उनका मैं एवरेज निकालता, वो बनती है आपकी बॉन्ड एंथैल्पी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? चारों की अलग अलग।
तो यहाँ कह रहा है अगर एक ही बॉन्ड तोड़ना हो तो हाँ बिल्कुल ठीक है। रीजन, ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी ना, लेस रिएक्टिव होगा। बिल्कुल सही, जब बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत आएगी तो वो रिएक्टिव नहीं होगा। रीजन सही है लेकिन रिलेट नहीं करता ऊपर वाली बात से। आगे चलते हैं। असर्शन, BF3 मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। क्या BF3 मॉलिक्यूल का जीरो डाइपोल मोमेंट होता है? हाँ, क्यों? देख लो, यहां पर जो इसका नेट डाइपोल निकल कर आता है वो यहां निकल कर आता है। पहला बी से एफ की तरफ गया, बी से एफ की तरफ गया, बी से एफ की तरफ गया। अब ये नेट डाइपोल साफ साफ कट रहा है, कट रहा है, इसलिए इसका नेट डाइपोल जीरो आता है। रीजन, एफ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और बी और एफ का जो बॉन्ड है वो पोलर इन नेचर है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जीरो डाइपोल कहता है, ये समझ में नहीं आ रहा। इसको यहाँ पर बोलना चाहिए था कि नेट जो दो बी एफ बॉन्ड का जो नेट है वो तीसरे वाले से कट रहा है, वो इसने नहीं दिखाया कहीं। तो असर्शन रीजन दोनों ठीक है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन। क्या फैजान रूल ये कहता है एनायन बड़ा होना चाहिए और कैटायन छोटा होना चाहिए कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए? बेटा आयनिक के लिए तो नहीं कहता, लेकिन कोवेलेंट के लिए कहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो तुम सोच रहे हो तुम आयनिक सोच रहे हो, पहले लाइन पढ़ लो, ये कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए फैजान ये कहता है, हाँ जी कहता है। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। हाँ, वो पोलराइजेशन पे भी डिपेंड करता है। पोलराइजेशन मतलब उस पे चार्ज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उस बात पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ऊपर वाली बात, ये दो अलग अलग रीजन है, ये दोनों अलग अलग बातें फजान की हैं। दोनों बातें फजान के दो रूल है, ठीक है, रीजन नहीं है एक दूसरे के, दो अलग अलग स्टेटमेंट है। आगे, असर्शन, शेप जो है NH3 मॉलिक्यूल की वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल नहीं है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है, और नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। यहाँ अगर ये डिस्टॉर्टेड लिख देता तो ये वर्ड पूरा हो जाता असर्शन और रीजन में। एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि कई कई क्वेश्चंस में ना आधी असर्शन को भी ये ठीक बोल देते हैं। वैसे यहाँ असर्शन गलत है, रीजन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अगर ऊपर वाली असर्शन ठीक है तो रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। टेट्राहेड्रल ना बोल के इसको डिस्टॉर्टेड बोलना चाहिए। उसके जो एग्जैक्ट सिमेट्री बनकर आती है वो क्या आती है आपकी? पिरामिडल, डायगोनल पिरामिडल, ठीक है। कोई एक बार बच्चा 50-50 क्वेश्चन का आंसर चेक करो, दोनों ठीक बता रहे हैं। हाँ ठीक है, असर्शन गलत होने का रीजन पता चल गया, क्योंकि इसका एक लोन पेयर उसे टेट्राहेड्रल रहने नहीं देता। आगे, असर्शन, थ्रू द सेंट्रल एटम, अगर आप सेंट्रल एटम को देखो NH3 में और H2O में, ठीक है, दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहे हैं, हाँ जी। गेट NH बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन H2, क्योंकि उसके पास दो दो लोन पेयर है ना, दो लोन पेयर उसको ज्यादा दबा देते हैं, ठीक है। 104 बोलना था मैंने आपको। This is because the nitrogen atom has only one lone pair और oxygen atom has two lone pair। जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 57, the hybridization process by boron atom in BCl3 is sp3। क्या BCl3 sp3 बनाता है? नहीं नहीं नहीं, sp2 बनाता है। गलत है असर्शन। sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल, नीचे वाली बात बिल्कुल ठीक है। अगला, फ्लोरीन मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर 1। क्या फ्लोरीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर पता करने के लिए आपको MOT पे जाना पड़ेगा। वैसे भी एक बात बता दूं, अगर एक बॉन्ड है ना तो बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होगा। मैं अगर आपको कहूं कि फ्लोरीन का बताना बॉन्ड ऑर्डर कितना, आपको बोलना चाहिए 1। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, और नाइट्रोजन का 3। आप उल्टा काम चला सकते हो, क्यों? हमने कहा था कि बॉन्ड ऑर्डर देखकर हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता लगाते हैं, तो क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखकर बॉन्ड ऑर्डर पता नहीं लगा सकते? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होता है फ्लोरीन का। चेक करके देख लेना फिर भी आप एक बार MOT से। Reason, the number of electrons in the anti-bonding molecular orbital in is too less than that of bonding molecule। बिल्कुल सही, दो कम होंगे तो ही ऐसा आएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो रीजन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो कम होते हैं बॉन्डिंग से। ये बात ठीक है, क्योंकि आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को ही माइनस करना होता है। उसके अगर दो कम होंगे और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है दोनों बातें, और एक दूसरे से रिलेट भी करती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो सारे बच्चे। असर्शन, अमंग द 2 OH-OH बॉन्ड इन H2O द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फर्स्ट
OH bond and other OH bond is not same. हाँ, पहला H तोड़ने में कम एनर्जी लगती है, दूसरा H तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है। अगर आप एक H निकालते हो मतलब उसका एक H प्लस आयन प्रोटॉन निकाल रहे हो, ठीक है? इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी लगा रहे हो, दूसरा लगाने में ज्यादा दिक्कत आएगी। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट अराउंड द ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, क्योंकि उसके चारों ओर एक नेगेटिव ओरा आ जाएगा जो दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज ले जाने नहीं देगा, ठीक है? ये बिल्कुल सही है रीजन। अब इसको एक बार चेक करके बताओ कि क्या इसका असर्शन और रीजन बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन होना चाहिए इसका। तो बेटा जरा ध्यान दो, यहाँ ये कह रहा है इसका ऑप्शन पीछे डी दे रखा है, डी नहीं हो सकता। देखो क्या है, अमंग द टू बॉन्ड ऑफ OH, अगर आप OH के दो बॉन्ड तोड़ दो, पहला ये तोड़ा, ठीक है, तो एनर्जी पहले वाले को जो चाहिए होगी दूसरे वाले के बराबर नहीं होगी। सारे OH OH सेम नहीं होता है, मैंने बताया था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में हम ये नहीं देखते कि सिर्फ OH बॉन्ड है क्या, नहीं ये नहीं देखते। पहला बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, दूसरा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है। इसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछूं H2SO4, अगर पहला H आयन छोड़ेगा, हाँ अच्छी बात है, आसानी से छोड़ेगा, बहुत अच्छा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, लेकिन दूसरा नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है? दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक, हाँ वही उसका रीजन है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से उसका कैसा एनवायरमेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट हो जाता है, ठीक है? ऐसा हम ऑक्सीजन में ही बता चुके हैं आपको। अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने की हिम्मत नहीं करता, ठीक है? पढ़ा है ना हमने। अभी रुक जाओ, अब देखो बेटा एक बात सुनो, यहाँ एक बच्चा कह रहा है कि भैया यहाँ पर ना लेसन नंबर 4 के हिसाब से ये बातें ठीक है कि लेसन नंबर 4 के हिसाब से अगर आप H2O तोड़ोगे तो सबकी बराबर की एनर्जी है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कभी भी बराबर नहीं होती, ठीक है? मेरे पास है, देखते हैं एक बार को, इसका रीजन ढूंढते हैं हम एनसीईआरटी में। देखो देखो एक बार रीजन को, ये देखो, देखो क्या कहता है। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की, तो जब वो पहला H आयन छोड़ता है तो उसका Ka यानी कि उसका जो एसिडिक कैरेक्टर का इक्विलिब्रियम है बहुत ज्यादा होता है, बहुत वेरी लार्ज। जब वो दूसरा H आयन छोड़ता है तो ऐसा नहीं होता। क्यों? इसका रीजन देता है ये आखिरी में, जब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन जहां इंडेक्स के आंसर लिखे होते हैं, जरा देखो। ये कौन सा चैप्टर आ गया बेटा? देखो जरा एक बार इस रीजन को पढ़ो। H2SO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर लार्जली बिकॉज उसकी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या जवाब देंगे हम? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहला H आयन छोड़ने की एनर्जी जो है बहुत कम है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दूसरी वाली बहुत ज्यादा हो जाएगी। और वो बहुत ज्यादा होने का कारण क्या है? ये जो HSO4 माइनस है ये एक नेगेटिव ओरा क्रिएट कर देता है। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन, वाटर इज एन वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट, हाँ जी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो, हाँ ये दोनों बातें ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। और एक और बात है, वाटर पोलर नेचर का है, इस वजह से भी वो अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लेसन नंबर 4 के असर्शन रीजन खत्म होता है। अब जरा ध्यान दो क्या कहता है यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन,
assertion KMnO4 is a stronger oxidizing agent than K2Cr27. क्या KMnO4 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr27 से? हाँ। यहां पर हम मैंगनीज को देखेंगे, मैंगनीज प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे और क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अगर मैंगनीज अपने आप को बदल के +2 तक लेकर आता है और क्रोमियम अपने आप को बदल के +3 तक लेकर आता है, तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज्यादा किसमें दिखाई दे रहा है आपको? KMnO4 में। आगे, अब इसका रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीशीज। ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो नीचे वाली इसकी स्पीशीज है, लोअर स्पीशीज टू विच दे रिड्यूस, जहां तक ये जा रहे हैं वो जा रहा है +2 तक और ये जा रहा है +3 तक। हाँ, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। ठीक है, अगला असर्शन क्या कहता है 43 का? इन द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम आयोडाइड, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम आयोडाइड में, तो परमैंगनेट आयन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले तो आप ये देखो कि परमैंगनेट आयन क्या है, जो अभी ऊपर लिखा था MnO4-, क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है? बिल्कुल। अब आप इसको परमैंगनेट आयन बोल रहे हो, के को ध्यान नहीं दे रहे? नहीं। के अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता? नहीं। दूसरा वाला देखना KI, आप फिर के पे ध्यान नहीं दे रहे, आई पे ध्यान दे रहे हो। हाँ, आई अपने आप को I2 बना लेगा, आई अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, उस वक्त ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही तो काम करेगा। MnO4 आउट। देखो, क्या ये बैलेंसिंग में आपने रिएक्शन करी है कभी? देखना, MnO4- I- के साथ रिएक्ट करता है, Mn2+ बनाता है और I2 बनाता है। तो I2 का तो ऑक्सीडेशन हो गया और MnO4- का क्या हुआ? रिडक्शन। जिसने खुद का रिडक्शन किया वो दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीडेशन, इसलिए वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? असर्शन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का KI3 में ये निकल कर आता है, बिल्कुल सही। लेकिन असली में स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है, KI.I2 बताया था मैंने आपको। रीजन, KI इज मेड अप ऑफ, बिल्कुल सही, ईच स्पीशीज हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, इसमें हर स्पीशीज का एक अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 1/3 होता है, -1/3। अब आपको ये नीचे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है? क्योंकि -1/3 ऑक्सीडेशन नंबर होना ठीक बात नहीं है, इसलिए इसने रीजन में एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई जो आयोडीन है वो अलग अलग स्पीशीज में, जैसे I2 में 0 दिखा रहा है और KI में -1 दिखा रहा है, इस वजह से तीनों में बढ़ गया। ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। आगे, PbCl4 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो PbCl2 बनना चाहता है। देखो, रीजन भी दे दिया नीचे, दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, असर्शन इन सम केसेस ऑक्सीजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लग रहा है आपको? कुछ केसेस में ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। हाँ, अगर उसके साथ फ्लोरीन बैठा हो तो। कौन बैठा हो तो? यानी कि उससे ज्यादा नेगेटिव। नंबर 2, इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फिर भी ये दिखा सकता है, इसका मतलब वो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। रीजन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल ठीक है असर्शन, और असर्शन सूट भी, रीजन सूट भी कर रहा है असर्शन को। आगे, असर्शन क्या कहता है? H2SO4 कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से एक्ट नहीं कर सकता? तो हमें देखना पड़ेगा इस वक्त सल्फर किस ऑक्सीडेशन नंबर पे बैठा है। +6। +6 ऑक्सीडेशन नंबर पे बैठा है, वो अपने आप को और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो खुद किसी दूसरे को रिड्यूस कैसे करेगा? बिल्कुल ठीक बात। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे बैठा हो अगर कोई अपने एलिमेंट, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता, वो क्या बन सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम क्वेश्चन अगर मैं ऊपर वाले में पूछूं, जहां इसने बोला था कि KMnO4 और K2Cr27 अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या ये अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठे हैं। आ जाओ, तो H2SO4 कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल ठीक। सल्फर कैन नॉट इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी इसका ठीक होने के साथ साथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, असर्शन अमंग द हेलोजन अमंग द हेलोजन्स फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट। अगर मैं हेलोजन्स की बात करूं तो क्या लग रहा है आपको? फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडेंट है। अब ऑक्सीडेंट क्या होता है? जो किसी को ऑक्सीडाइज करे, है ना? किसी को ऑक्सीडाइज करे मतलब खुद को रिड्यूस करे, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम करे। क्या फ्लोरीन अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करता है? हाँ। किसके साथ? सबके साथ। तो क्या ये अच्छा ऑक्सीडेंट है? हाँ। डाउन द ग्रुप बाकी सारे +1, +3, +5, +7 भी दिखाने लगते हैं, तो वो इतने अच्छे ऑक्सीडेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, रीजन
फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या लग रहा है फ्लोरीन सब, हाँ, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। एक बार पिछले वाले आंसर चेक करो। अगला क्वेश्चन देखो 49, असर्शन द टू Fe atoms in Fe3O4 have different oxidation number। जरा देखना, Fe3O4 असलियत में एक मिक्सचर है FeO और Fe2O3 का। FeO पे +2 का ऑक्सीडेशन नंबर है और Fe3 पे +3 का ऑक्सीडेशन है, उसी की ये बात कर रहा है। रीजन Fe2+ आयन डीकलराइज करता है KMnO4 सॉल्यूशन को, वो डीकलराइज करता है, लेकिन इस बात का ऊपर से क्या लेना देना, दोनों बातें ठीक है लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। कलर उड़ा देना, KMnO4 जब इसके साथ एक्शन करता है ना तो KMnO4 Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देता है। आओ जरा एक बार बात सुनना बेटा, अभी बताओ KMnO4 मैंने क्या बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर वो Fe2+ को दोगे तो क्या वो उसको Fe3+ बना देगा और खुद बन जाएगा MnO2। MnO2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं रंग के लिए, कलर के लिए। हाँ बोल, ठीक है। अगला assertion among the halogens fluorine cannot oxidize the element। कह रहा है अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं तो फ्लोरीन नहीं कर सकता ऑक्सीडाइज किसी एलिमेंट को। पहली बात सुनो, फ्लोरीन अपने आप को F- बनाता है 0 से -1, उस वक्त ही अपने आप का करता है रिड्यूस, तो किसी दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज कर सकता है। मैं फिर भी पढ़ लेता हूं भाई, among the halogens fluorine cannot oxidize the element to the highest oxidation state। अगर कोई अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा एलिमेंट तो उसे नहीं कर सकता, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद तो कोई भी किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो फ्लोरीन क्या उसे कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। रीजन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन आयन इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज फ्लोराइड आयन टू फ्लोरीन। उसका साइज छोटा है। देखो फ्लोरीन अपने आप को F- से F नहीं बनाता, ये कह रहा है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोराइड आयन इट इज एक्ट टू ऑक्सीडाइज फ्लोराइड आयन टू फ्लोरीन, इट इज डिफिकल्ट टू। हाँ ये मुश्किल है कि वो अपने आप को फ्लोराइड आयन से फ्लोरीन बनाए। मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है, इधर आओ जरा। अगर मैं ये इस चैप्टर के साथ साथ उस चैप्टर में भी चला जाएगा, लेसन नंबर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में। मान लो ये फ्लोरीन है आपका, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोनों फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स में ये जो बॉन्ड है क्या वो इनसे रिपेल करेगा। मैंने आपको बताया था लोन पेयर परेशान करता है। लोन पेयर क्या करता है, यहां तो 6 लोन पेयर है, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी और थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, खिंच जाएगा तो टूट जाएगा। तो इसका मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से F2 स्टेबल नहीं होता। इसका मतलब फ्लोरीन की गैस सबसे कम स्टेबल है। हाँ इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो हम जानते हैं। अच्छा फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब दुनिया भर में अपने फ्लोराइड्स बनाता रहता है। हाँ खूब फ्लोराइड बनाता है ये फ्लोराइड बना के खुश है, फ्लोरीन बनकर खुश नहीं है। तो ये वाली बात इसकी ठीक है। कहां थे हम, हाँ, लेकिन ऊपर वाली बात से इसका कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बातें ठीक है। ठीक है, सबसे ज्यादा समस्या बेटा इसी बात से आती है कि असर्शन का सही रीजन है कि आगे अगला असर्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन इज 0। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं ऑक्सीजन की ओजोन में तो क्या वो ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 आ रहा है। हाँ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO3। अब SO3 में अगर मैं सल्फर की बात करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। SO3 में ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और सल्फर का यहां पर कितना होता है इसका x, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 आएगा। ओजोन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। हाँ ओजोन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लग रहा है आपको ओजोन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हो सकता है, देखता हूं मैं अभी। और SO2 एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आते हैं हम जरा यहां पर, अगर मैं आपसे बात करूं ओजोन की, ओजोन अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा हुआ है। अगर मैं उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके जाऊं तो क्या वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा, जा सकता है अगर फ्लोरीन है तो। अगर
वैसे नहीं जाएगा, इन जनरल नहीं जाएगा। इन जनरल ये -1 पर जा सकता है, -2 पे जा सकता है। अगर आप इसके सामने फ्लोरीन खड़ा कर दो तो ये जाएगा। कौन? ओजोन। उसके बाद हो जाता है क्या, SO2 किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा है? +4 पे, तो ये +6 पे जा सकता है? हाँ। क्या ये +2 पे जा सकता है? हाँ। ये तो दोनों काम कर सकता है। तो उसने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कहां गया, ओजोन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात तो ठीक है, लेकिन सल्फर जो है वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, यानी कि सिर्फ अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, नहीं अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा। गलत है असर्शन, ये रीजन असर्शन में ये वाली बात गलत थी। एक बार चेक करा लेते क्वेश्चन नंबर 52। इस वाली बुक के काफी सारे आंसर गलत है, तो असर्शन ये निकली है, इस बुक के आंसर मत देखना। रीजन ये है कि वो आंसर ज्यादातर गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? असर्शन द फॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, फॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस इज व्हाट। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं? 12 में से 2 गए, तो यहाँ पर सल्फर के चारों सल्फर का जो चार्ज आ रहा है वो -2.5 आ रहा है। ठीक है लेकिन अगर मैं अलग अलग पे निकालू तो 2 पे 0 आता है और 2 पे आता है 5। बना के दिखाता हूं मैं आपको इसका स्ट्रक्चर। ये है आपका ये वाला, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूं तो सल्फर के ऊपर क्या क्या चार्ज आ रहा है, यहां पर इस वाले सल्फर पे और इस वाले सल्फर पे क्या क्या चार्ज आ रहा है। पहली बात, इस पे 0 है, इस पे 0 है, और यहां पर बॉन्ड गिनना 1 2 3 4 5, और इस पे बॉन्ड गिनना 1 2 3 4 5, 5 यहाँ बॉन्ड बन रहे हैं, 5 यहाँ बॉन्ड बन रहे हैं, 0 0 5 5। तो एवरेज कितनी आएगी चारों में बांट दोगे तो 2.5 आएगी। सही बात है, स्ट्रक्चर से समझा दिया और वैसे फॉर्मूले से देखो तो भी 2.5 ही आती है। 2 सल्फर एटम आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही बात है। 2 सल्फर एटम डायरेक्टली लिंक नहीं है। ठीक है, दोनों बातें ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? असर्शन MnO4- इज reduced to Mn2 plus in acidic medium। ठीक है, in acidic medium the following reactions takes place। जरा एक बार इस वाली रिएक्शन को देखो जो नीचे दी हुई है, और इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस करके अगर ठीक आती, बैलेंसिंग सिखा रखी है ना, तो रीजन को आप बस ये बैलेंसिंग से देख लेना। बैलेंसिंग से ठीक आ रही है तो ठीक बात है, लेकिन रीजन किसी भी एंगल से ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर बैठा हुआ है, तो 99% है रीजन गलत ही होगा। असर्शन ठीक है। ठीक है, असर्शन क्लोरीन गैस ब्लीचेस द आर्टिकल परमानेंटली। क्लोरीन की जो गैस होती है ना, वो किसी आर्टिकल को ब्लीच कर देती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। ठीक है, क्लोरीन गैस उसको क्या कर देती है? ऑक्सीडाइज। आगे रिड्यूसिंग एजेंट, असर्शन ठीक है बेटा। अब एक बार जरा ध्यान दो, क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचता है क्या? आगे ध्यान दो, असर्शन असाइक्लिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड। अगर एक असाइक्लिक कंपाउंड को देखे, पहले तो देखो साइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं। एक बार इस सिस्टम को देख लो आप, देखो ये देखो, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक साइकिल वाले, एक बिना साइकिल वाले। असाइक्लिक कंपाउंड और एक साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में आते हैं होमो लोगस साइक्लिक। सर आवाज नहीं आ रही। जो होमोसाइक्लिक है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, और जो हेट्रोसाइक्लिक होता है उनके बीच में कोई ना कोई आ जाता है। जरा देखना, ये 5 वाला कैसे बनाएंगे, ये फ्यूरेन है, ये पायरीन है। ठीक है, अगर यहाँ सल्फर लगा दूं तो थियोप्रीन। ठीक है, और पायरिडीन अगर नाइट्रोजन लगा दे तो ये सब के सब वो है जो साइकिल पूरी कंप्लीट करने नहीं देते। हेट्रो है, हेट्रोसाइक्लिक। एक होमोसाइक्लिक, एक हेट्रोसाइक्लिक।
साइक्लिक, असाइक्लिक कौन से होते हैं? जो खुली चेन होती है, जैसे ये, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड असाइक्लिक हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं। साइक्लिक में दो तरीके के हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक का भी एक और पैटर्न है, बेंजीन वाले, बेंजीन का खानदान। देखते हैं अगर इसने कहीं इस तरीके का आगे दे रखा होगा, क्योंकि चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो देखते हैं, ठीक है। नहीं दिया, कोई बात नहीं, क्लासिफिकेशन को इसने इस तरीके से नहीं दिया। मैं दूसरी जगह भी क्लासिफिकेशन दिखा दूंगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्लासिफिकेशन पता होना। असाइक्लिक मतलब जिनकी साइकिल ना हो। असाइक्लिक कंपाउंड मतलब, तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, बिल्कुल। क्या वो ब्रांच चेन हो सकती है? बिल्कुल। रीजन क्या है? असाइक्लिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग। नहीं, असाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनके पास रिंग नहीं होती। असर्शन, when a covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, the electron density is more towards the electronegative atom of bond। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ थोड़ी सी बढ़ जाती है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसके साथ वाले कार्बन में थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिर जाएगी। रीजन, शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्ट इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या वहां पर पोलर नेचर दिखाई देगा? हाँ, पोलर नेचर दिखाई देगा उस वजह से, ठीक है। आगे, नहीं, ठीक है, उसको बंद कर दे बेटा। अगला, असर्शन, ऑल द कार्बन एटम इन दिस sp2 हाइब्रिडाइज। डबल बॉन्ड की वजह से सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। हाँ, इस पे गाना एक बारी जरा, क्या ये आपको पता है? अगर चारों सिंगल हो तो, एक डबल हो तो, एक ट्रिपल हो तो, या दो डबल हो तो, बस। All the carbon atom in this is sp2 hybridized. Reason, in this molecule all carbon atom are attached to each other by a double bond। बिल्कुल सही, ठीक है। असर्शन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मैं पहले इसका नाम लिखता हूँ, 1 2 सॉरी 1 2 3, अब ठीक है। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल ठीक नाम है इसका। नंबरिंग में डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देते हैं, एल्काइल ग्रुप को कम देते हैं, बिल्कुल सही, दोनों बातें ठीक है। असर्शन, इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ओनली एटम स्पेसिफिकली, एक मिनट रुकना बेटा, हाँ ठीक है। इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करूं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन की, एटम स्पेसिफिकली रिटर्न आर इन ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। इस तरीके के एटम ही क्यों दिखाए जाते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में? क्योंकि कार्बन को हम डॉट से दिखा देते हैं, वर्टेक्स से दिखा देते हैं। अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करूं तो हम कार्बन को तो वर्टेक्स से दिखाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, क्लोरीन को हम नंबर लिख के दिखाते हैं, ठीक है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब लिख के दिखाते हैं। इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, लाइन जॉइंस डिनोट कार्बन एटम। जहां पर लाइन जिस जंक्शन पर ज्वाइन कर रही है वो कार्बन एटम होता है आपका, देख रहे हो कार्बन एटम, ये ठीक है। और हाइड्रोजन जो होते हैं सिर्फ वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने काम आते हैं। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 2 और यहाँ पर 3, लेकिन ऑक्सीजन आपको बना के दिखाना पड़ेगा, नाइट्रोजन आपको बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरीन, सल्फर, सोडियम, ये आपको बना के दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे, असर्शन क्या कहता है? द नंबर ऑफ स्ट्रेट कंपाउंड आर बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रेट कंपाउंड होते हैं, द नेम ऑफ स्ट्रेट कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड आर बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। कैरी अ प्रीफिक्स इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन। अच्छा, अगर मैं एक स्ट्रेट कंपाउंड लेता हूं तो उसके अंदर जो सबसे पहले आता है वो ये बताता है भैया कि कितने कार्बन प्रेजेंट है। जैसे अगर मैंने मिथ लिखा है तो 1 कार्बन प्रेजेंट है, ब्यूट लिखा है तो 4 कार्बन प्रेजेंट है, ये वाला असर्शन ठीक। रीजन, CH4 से C4H10 तक
prefixes are derived from common tribal name. ये बेटा मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, एक बार चेक करवाता हूँ। देखो भैया इसका रीजन में ट्राइबल नेम लिखा है, पता नहीं क्या मतलब है इस बात का, तो रीजन मैं नहीं बता सकता। पीछे जो आंसर है उसमें कह रहा है रीजन ठीक है। असर्शन 2,3 डाइमिथाइल हेप्ट 5-इन, ये गलती से ना मिसप्रिंट हो गया, ये होना चाहिए था, ये वाला हिस्सा यहाँ चिपका हुआ होना चाहिए था, समझ रहे हो? ये देखो जरा, ये ऐसा होना चाहिए था। अब देखते हैं क्या कह रहा है इसका। ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 2 पे, और ये गलत है नाम, क्योंकि मुझे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से पहले आ रहा है। ठीक है, अच्छा। द एल्काइल ग्रुप डू नॉट गेट प्रेफरेंस, हाँ ये बात ठीक है, एल्काइल ग्रुप को आप प्रेफरेंस नहीं देते डबल बॉन्ड, तो वहां से चालू करो ना। रीजन ठीक है, असर्शन गलत। अगला असर्शन क्या है? हेट्रोलिटिक फिजन इन्वॉल्व the breaking of covalent bond in such a way that the both electron of shared pairs are carried away by one of the atom. अगर आप हेट्रोलिटिक फिजन की बात करें, हेट्रोलिटिक मतलब होता है एक जैसा नहीं, अलग अलग को तोड़ना, हेट्रोलिटिक समझते हो आप? हाँ, हेट्रोलिटिक फिजन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं इस वे में कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयर्ड पेयर आर कैरिड आउट, एक ही तरफ चले जाए, हाँ एक ही एटम के पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए, जिससे वो वाला नेगेटिव बन जाए, दूसरे वाला पॉजिटिव। अगर आधे आधे ले आते तो वो होता होमोलिटिकली। हेट्रोलिटिक फिशन अकर रेडिली इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या लग रहा है आपको, हेट्रोलिटिक फिशन उनमें होगा जो पोलर होंगे? बिल्कुल, जो ज्यादा नेगेटिव होगा वही तो खींच के ले जाएगा। अगर नॉन पोलर हुए तो दोनों बराबर बांट के ले जाएंगे। दोनों बातें ठीक है, एक दूसरे से रिलेट भी करती है। असर्शन अ कोवेलेंट बॉन्ड में बी क्लीव्ड, कटता है, ईदर बाय द हेट्रोलिटिक क्लीवेज, कह रहे अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड है या तो वो टूटता है हेट्रोलिटिक या होमोलिटिक। हाँ बिल्कुल सही, कोवेलेंट बॉन्ड इसी दो तरीकों से टूट सकता है, कोई तीसरा तरीका तो है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ CH3Br विल गिव यू, बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें ठीक है लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। ठीक है। असर्शन कार्बो एनायन हैज ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कार्बो एनायन के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो 3 तो बॉन्ड बना के बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन जो फालतू था उसने बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। कार्बो एनायन के पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कार्बो कैटायन के पास नहीं। कार्बो एनायन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बो कैटायन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि उसके पास एक बॉन्ड की कमी पड़ जाती है। इन कार्बो एनायन नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम, हाँ sp3 हाइब्रिडाइज, दोनों बातें ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, एंड हाईली रिएक्टिव। जो फ्री रेडिकल होते हैं वो कम थोड़ी देर के लिए जिंदा रहते हैं और बहुत रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि उनके पास खाली इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो तो बेताब है किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, हाईली विग्रसली बॉन्ड बनाते हो, ठीक है, काफी रिएक्टिव होते हैं। कौन? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल, बिल्कुल ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट कॉज परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड, ये बात ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से परमानेंट पोलराइजेशन होती है, और जो आपका ई इफेक्ट है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। कैसा होता है? रीजन these involve electron displacement due to influence of the atom or substituent group present in the molecule। हाँ रीजन भी इसका ठीक है, तो और ये सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। ऐसा इंडक्शन इफेक्ट में भी होता है और रेजोनेंस में भी होता है। रेजोनेंस बताऊं कैसे होता है? अगर क्लोरीन के ऊपर, जो बेंजीन के ऊपर कोई क्लोरीन लगा है तो उस क्लोरीन की वजह से ही रेजोनेंस हो रहा है, और अगर कार्बन की चेन के एंड पे क्लोरीन लगा है तो उसकी वजह से इंडक्शन इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। Assertion conjugate system show abnormal behavior, it contain alternate single and double bond in an open chain or cyclic chain। अगर मैं कॉन्जुगेट सिस्टम की बात करूं जिसके अंदर मैं एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाता हूं किसी रेजोनेंस के अंदर, या उसके अंदर जो हमने पाई बॉन्डिंग रेजोनेंस किया था जिसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो उसके अंदर हमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और ओपन किसी ओपन चेन या साइक्लिक सिस्टम में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ठीक, क्या यहाँ पर ऑल्टरनेट पोजीशन है? हाँ,
ठीक है। अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते थे तो वहां पर ऑल्टरनेट कार्बन को उठाता था, हाँ, उसी कार्बन को नहीं उठाता था जो कार्बन कैटायन से जुड़ा होता था, साथ वाले को उठाता था। इन कॉन्जुगेट सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज, बिल्कुल ठीक बात है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है जो डेवलप करता है उनकी पोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, असर्शन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर आप बात करो रेजोनेंस हाइब्रिड की, किसकी? रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी जो होती है वो सारे कैनोनिकल फॉर्म के इक्वल होती है। आपको एनर्जी एवरेज होती है, हाँ ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड तो एक ही स्ट्रक्चर होता है, उसके कैनोनिकल फॉर्म बहुत सारे होते हैं। रीजन मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मुझे असर्शन भी ठीक नहीं लग रहा, चेक करना पड़ेगा, चेक करना। असर्शन गलत है, रीजन ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रीजन ठीक नहीं कर सकते हम। रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करो तो वो एक ही स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक ही होता है, दोनों बातें गलत है, हटाओ। क्या बेटा, एक मिनट बात सुनो। असर्शन वो कह रहा है जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है और एवरेज होने के बाद नहीं, कैनोनिकल फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। एनर्जी रिलीज होती रहती है रेजोनेंस में, जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है। रीडिस्ट्रीब्यूट किसमें होती है? हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अगला असर्शन पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय polarization of adjacent sigma bond is referred to a inductive effect. Polarization of one sigma bond caused by polarization of adjacent। ये बात ठीक है, सिग्मा बॉन्डेड अगर बहुत सारे एटम लगे हो तो वहां जो पोलराइजेशन होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट पैदा कर सकती है। पोलराइजेशन मतलब किसी एक तरफ खींचे जा रहे हैं, वहां पर या तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड लगा हुआ है। रीजन द सब्स्टिट्यूएंट कैन क्लासिफाई एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। की बात वही बता रही, इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो सकता है। तो यहाँ पर आपके ऑर्गेनिक वाले अब बेटा हाइड्रोजन चैप्टर के असर्शन रीजन देख रहे हैं, क्या कह रहा है देखो ध्यान दो। असर्शन हाइड्रोजन शो रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल, हाँ पहले ग्रुप के साथ दिखा था और हेलोजन्स के साथ भी, इसी वजह से इसके अभी तक हमारे पास ये पता नहीं चल पाया है कि इसको पोजीशन कहाँ दे। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म ओनली एट हाई टेम्परेचर। एटॉमिक मतलब अकेला, बहुत हाई टेम्परेचर, हाई भी नहीं, बहुत हाई टेम्परेचर पे अकेला H बनकर रहता है, क्योंकि इसका H2 मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे और काफी हाई टेम्परेचर तक स्टेबल होता है। दोनों बातें ठीक है लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं। असर्शन ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का बड़ा भाई, ड्यूट्रियम इज ऑल्सो अ हैवी हाइड्रोजन। हाँ ड्यूट्रियम एक हैवी हाइड्रोजन है, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, ड्यूट्रियम का मास डबल होता है प्रोटियम से। ठीक है, ड्यूट्रियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस वजह से हो सकता है, मेरे को नहीं लग रहा ये है। असर्शन रीजन चेक करो। आगे सलाइन, सलाइन हाइड्राइड होते हैं आयनिक हाइड्राइड, आर नॉन वोलेटाइल। बात सुनो बेटा, जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं वो कौन सा हाइड्राइड होते हैं? जिन पे आयन होता है। ठीक है, आयनिक हाइड्राइड फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, वो नॉन कंडक्टिंग। ये तो महा गलत बात है, ये कंडक्ट भी करते हैं, वोलेटाइल भी होते हैं। वोलेटाइल का मतलब बता, वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपराइज हो जाए, पानी में, पानी से वेपराइज होकर भाप बनकर उसमें मिक्स हो जाए। हाँ ये नॉन वोलेटाइल तो होते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर घुले रहते हैं, ये सब पानी के अंदर घुले रहते हैं, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग नहीं होते, ये कंडक्टिंग होते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आई तो कम से कम ये टर्म तो समझ में आ रही थी, इससे काम चला लो। ठीक है, और ये क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं? हाँ सारे आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं। ये नॉन कंडक्टिंग लिखा नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि सारे आयनिक सॉलिड अच्छे कंडक्टर होते हैं, पानी में घुलते ही ये अच्छे वो बन जाते हैं। लेकिन अभी तक इसने एक मिनट हाँ सॉलिड स्टेट, ये अब बिल्कुल सही हो जाता है क्वेश्चन। एक्वस स्टेट होता ना तो ये कंडक्टिंग होते हैं, सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये नॉन कंडक्टिंग है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, आखिरी में सॉलिड लिख दिया ना। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन सलाइन हाइड्राइड आर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। नहीं 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 नहीं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं। किससे बनते हैं? असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। अगला क्वेश्चन, असर्शन अमोनिया और पानी, अमोनिया और पानी जो है उनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। हाँ अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है,
अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है और H2O के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं। दे हैव इलेक्ट्रॉन मोर देन रिक्वायर्ड बॉन्डिंग, हाँ इनके पास बॉन्डिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। असर्शन, लिथियम का जो हाइड्राइड होता है जिसे LiH कहते हो, इज यूज्ड इन सिंथेसाइज ऑफ अदर यूजफुल हाइड्राइड्स। क्या लिथियम का हाइड्राइड और यूजफुल हाइड्राइड को सिंथेसाइज कर सकता है? इसका मतलब जो लिथियम का हाइड्राइड है वो काफी रिएक्टिव है, छोटा साइज है, तो लिथियम अकेला रहना चाहेगा। लिथियम का हाइड्राइड जो है वो और हाइड्राइड्स को रिड्यूस तो करेगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है। लिथियम का हाइड्राइड जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होता है। इसका एक हाइड्राइड आपका LiAlH4 है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ ये वाली बात तो ठीक है, सिंथेसाइज करने का काम आता है। लिथियम हाइड्राइड इज अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर विद O2 और Cl2। लिथियम का हाइड्राइड रिएक्ट नहीं करता, मॉडरेट मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, ऑक्सीजन और क्लोरीन से। कम रिएक्टिव तो है ये, लेकिन ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है, देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से असर्शन रीजन दोनों ठीक है, चेक करो। ठीक है, आगे असर्शन क्वेश्चन नंबर 46, वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों बातें। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, हाँ ये एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर दिखाता है। टेंडेंसी, वाटर हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटोन इजीली, हाँ ठीक है, ये टेंडेंसी दिखाता है, प्रोटोन डोनेट भी करता है एक्सेप्ट भी करता है। प्रोटोन यहाँ पर H+ आयन, H+ आयन अगर कोई डोनेट करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, और गेन करेगा तो बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, दोनों कैरेक्टर दिखाएगा तो एम्फोटेरिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? असर्शन, टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, हाँ टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव की जा सकती है। कोई दूसरा मेथड बताना बॉइलिंग के सिवा? क्लार्क्स मेथड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर भी वो रिमूव की जा सकती है टेम्परेरी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस निकालने के बहुत तरीके, जैसे आप वॉशिंग सोडा डाल सकते हो, काल्गन रिएजेंट डाल सकते हो, जियोलाइट डाल सकते हो, और डीमिनरलाइज कर सकते हो, रेजिन डाल सकते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिन मेथड। तो ये सारे के सारे मेथड अब मैंने इसलिए बोल दिए जिससे आपकी वीडियो में आ जाए, सुन लेना इसको, याद रखना सारे मेथड। ऑन बॉइलिंग द सॉल्युबल डाइकार्बोनेट चेंज इनटू कार्बोनेट, बिल्कुल सही, बाइकार्बोनेट अपने किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोनेट्स में। किसके कार्बोनेट? मैग्नीशियम या कैल्शियम के कार्बोनेट, और बैठ जाते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। असर्शन, आइस क्यूब फ्लोट करती है पानी के ऊपर, क्या बर्फ पानी के ऊपर फ्लोट करती है? हाँ ये ठीक बात है। डेंसिटी जो होती है आइस की कम होती है पानी की, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक बात है। डेंसिटी क्यों कम होती है अगर ये पूछ लेता तो क्या जवाब देते? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से हवा भरी रह जाती है। असर्शन, इन विंटर सीजन आइस फ्लोट, आइस फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ लेक प्रोवाइड द थर्मल इंसुलेशन, बिल्कुल सही, ऊपर एक चादर बन जाती है आइस की, नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाता, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस का पानी सबसे भारी होता है, इसलिए आइस जो है थर्मल इंसुलेशन देती है अंदर के जीवों को। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको मरने नहीं देती, क्यों? क्योंकि वो थर्मली आइसोलेटेड होते हैं, बचे हुए होते हैं। इट एंश्योर दैट द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ एंड दिस फैक्ट इज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, हाँ ये मरने नहीं देते एक्वेटिक एनिमल्स को, और ये बहुत सिग्निफिकेंट मतलब बहुत महत्व रखता है इकोलॉजी के। आगे 51वां क्वेश्चन, बेटा यहाँ पर कोई इंग्लिश गलत पढ़ दिया करो तो देख लिया करो, ठीक है, इतनी ठंड, इंग्लिश ठंड, तो उस पर ध्यान दे लिया करो, टॉपिक कोई गलत नहीं है, आगे ध्यान देंगे। कई बार मैं इज में गड़बड़ कर देता हूँ ना, कई बार नॉट भी गड़बड़ कर देता हूँ, नॉट की जगह सीधा ही बोल देता हूँ। आगे असर्शन क्या है? हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ, हैवी वाटर, हाँ हैवी वाटर होता है D2O, D2O यूज किया जाता है मॉडरेटर के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं यूरेनियम पर, यूरेनियम जिसके ऊपर ये न्यूट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं, उनको स्लो डाउन करने के लिए आप D2O या मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हो। किसका? D2O या मॉडरेटर का। रीजन, हैवी वाटर इज मेड अप ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हीलियम, नहीं हीलियम का नहीं है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है। असर्शन क्या कहती है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय ट्रीटमेंट ऑफ वॉशिंग सोडा, बिल्कुल सही है। वॉशिंग सोडा रिजल्ट विद सॉल्युबल मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट्स टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, ठीक है, हाँ ये सल्फेट्स को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है वॉशिंग सोडा, ये खुद सोडियम का कार्बोनेट है। याद रखो वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये नाम याद रहेगा तो बस तुम्हें याद रखना है, वॉशिंग सोडा का सोडियम हटा दो और कैल्शियम और मैग्नीशियम लगा दो, बस इसके सारे हार्डनेस के रिएक्शन में यही करना है आपको। कैटायन और एनायन की, वो याद है आपको, एक 10th क्लास पढ़ा था, डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस उसी तरीके के सारे फिनोमिनन होंगे। दोनों बातें ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन तो हुए आपके समाप्त, लेकिन आगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसने मैंने देखा था अभी असर्शन रीजनिंग की फॉर्म में ही इसने पूछ रखे हैं। जैसे यहाँ देखो, असर्शन क्या कहती है, लिथियम का हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड है तो आयनिक हाइड्राइड, लेकिन लिथियम कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट नेचर दिखाता है फजान के हिसाब से, तो परफेक्टली आयनिक नहीं है। लेकिन अगर इस चैप्टर को देखो तो इस चैप्टर ने कहा है पहला और दूसरा ग्रुप तो पूरी तरीके से आयनिक, सलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। रीजन, लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द हाइड्रोजन, ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन देखो, आयनिक हाइड्राइड आर गुड कंडक्टर, जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन मोल्टन स्टेट, हाँ मोल्टन और सॉल्युबल स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, रीजन, फ्री आयन आर प्रेजेंट इन आयनिक हाइड्राइड इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा क्वेश्चन, असर्शन, कोवेलेंट हाइड्राइड आर वोलेटाइल कंपाउंड, जो कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं ना, कोवेलेंट समझते हो, आयनिक कोवेलेंट, कोवेलेंट हाइड्राइड आर वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल का मतलब वो वेपराइज वेपर बनना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, विद लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बिल्कुल। आगे, कोवेलेंट हाइड्राइड आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल फोर्स, नहीं नहीं नहीं, इनके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वैन डर वाल फोर्स तो मॉलिक्यूल्स के पास होती है, ठीक है। आगे, असर्शन, मेटेलिक हाइड्राइड्स आर ऑलवेज स्टोशियोमेट्रिक, जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं वो हमेशा स्टोशियोमेट्रिक होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, हैवी मेटल्स डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के होते हैं, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, हाइड्राइड्स जो होते हैं वो नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं, जबकि वो मेटेलिक हाइड्राइड भी है, तो ये जरूरी नहीं। मेटेलिक हाइड्राइड डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, अब देखो नीचे बोल दिया ना इसने कि ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं, रीजन ठीक है, असर्शन गलत, चेक कर भाई। 55 का थर्ड पार्ट, 55 का R/2, हाँ बिल्कुल ठीक है। 55 का फोर्थ पार्ट देखो, असर्शन असर्शन असर्शन, एलिमेंट 7वां और 8वां और 9वां हाइड्राइड बनाते हैं, नहीं यही तीन है जो हाइड्राइड नहीं बनाते, इसमें हाइड्राइड गैप भी बोलते हैं, देखो नीचे बोल दिया इसने, इसे हाइड्राइड गैप बोलते हैं, रीजन इज करेक्ट, ठीक है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज करेक्ट, ट्रू। एक बार यहाँ पर देखना बेटा, इसका मतलब इस चैप्टर में से असर्शन रीजन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, धैड़ धैड़ 5000 असर्शन रीजन पूछ लिया इसने हमसे। अब, प्योर डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय द पासिंग ऑफ वाटर सक्सेसिवली थ्रू अ कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज। अब ये कैटायन एक्सचेंज क्या होता है, कैटायन एक्सचेंज होता है जिसमें आपकी कैटायनिक इंप्योरिटी यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम H+ आयन से एक्सचेंज करते हैं, और एनायन एक्सचेंज होता है जिसमें हम आपकी एनायनिक इंप्योरिटी को किससे एक्सचेंज करते हैं, OH आयन से। अब एनायनिक इंप्योरिटी क्या, HCO3, SO4 2- और Cl, ये तीनों एनायन है जिनको हम एक्सचेंज करते हैं HC किससे रिप्लेस करते हैं, OH- से, और H आयन से किससे रिप्लेस करते हैं हम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इंप्योरिटी। रीजन, रीजन दे दिया, वही रीजन है, लो ठीक है। ऐसे अच्छा बच्चा बन के दोनों बातें ठीक करें ना तो हमारा टाइम बच जाए। असर्शन, हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप, हाँ क्योंकि वो खुद ही रिएक्शन कर जाती है, उसकी इंप्योरिटी रिएक्ट कर जाती है। हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट, बिल्कुल ठीक है। लेदर मतलब झाग, फॉर्म या लेदर, ठीक है। असर्शन, देखो बेटा सिर्फ मैं ही नहीं हूं जिसकी इंग्लिश खराब है, एनिमेश भी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा। आगे, और मतलब बताना, ओ यार एक मिनट रुक जाओ बेटा। असर्शन, सॉफ्ट वाटर इज फ्री, सॉफ्ट वाटर जो है वो फ्री होता है, फ्री फ्रॉम द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, हाँ उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम ना के बराबर होते हैं सॉल्ट्स। इट डज नॉट लेदर विद सोप, ये बनाता है, ये बनाता है, लेकिन ये वाली बात ठीक है। असर्शन, काल्गन, काल्गन मेथड जो होता है उसके अंदर हम रिमूव कर देते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को, हाँ काल्गन मेथड एक प्यूरिफिकेशन का मेथड है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम तो रिमूव करेंगे। काल्गन मेथड का रिएजेंट याद रख लो बेटा, Na6P6O18, ठीक है। रीजन, काल्गन मेथड फॉर्म प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, बिल्कुल ठीक। असर्शन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, परमानेंट हार्डनेस अगर आपको रिमूव करनी है तो आपको वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा।
वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फाइड, बिल्कुल ठीक है। वॉशिंग सोडा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और उनसे कार्बोनेट बना देता है, ये पीछे भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आपके असर्शन रीजन होते हैं समाप्त। अब जरा इसके एमसीक्यूज निकाल लो। यहाँ असर्शन रीजन की आपकी वीडियो